दी अल्टिमेट मनोरंजनाचं हक्काचं व्यासपीठ म्हणजेच डी सह्याद्रीवरचा आमचा कार्यक्रम मूवीज, म्युझिक आणि मस्ती, जिथे आम्ही तुम्हा सर्वांसाठी घेऊन येतो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीमधील गॉसिप, एक्सक्लुझिव्ह इंटरव्ह्यूज, मूवी रिव्ह्यूज आणि बरंच काही. तर मी निकिता बागवान आणि मी प्रथम तुम्हा सर्वांचं मूवीज, म्युझिक आणि मस्तीच्या या नव्या भागात पुन्हा एकदा स्वागत करतो. या एपिसोडची आपण सुरुवात करत आहोत रेड 2 फिल्ममधील प्रमुख भूमिका साकारणारे लल्लन म्हणजेच अमित सियाल यांच्या एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पासून. टेक अ लुक. लल्लन जी, पहले तो आपका प्रमोशन हुआ है आयकर उपायुक्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस पार्ट 2 में. अमित सियाल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. आई मीन जोक्स अपार्ट, बट क्या टेरिफिक परफॉर्मेंस है. मतलब जो पार्ट 1 में हमने देखा जो किरदार, उसका जो जर्नी है, उसकी जर्नी को आगे लेके जाते हुए फिर भी उसमें मजा वही कायम है. शायद कुछ और है, इंटेंसिटी है. मैं ज्यादा चीजें रिवील नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन रेड 2 का जो लैंडस्केप देखा जाए तो उस पर आप बिल्कुल छा गए. इनफैक्ट यू हैव स्टोलन द लाइमलाइट, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है. आर यू हैप्पी? I'm very happy. I'm pleasantly surprised, actually humongously surprised, because I'm not a fresher or anything like that. You know, I've been here for almost 2 decades, and I've done a lot of work. It's not that for the first time I'm getting praises for my work. It's happened before, but this is something completely unexpected. It's very special, and I think उसका बहुत सारा श्रेय जो है वो जाता है राजकुमार गुप्ता को, डायरेक्टर साहब को. 100%. और it was very kind of him, very sweet of him to etch me back into Raid Part 2. करेक्ट. And this time I have a sinking feeling that it was an author-backed stuff. ऑथर बैक रोल. या So तो पहली वाली रेड में अच्छा एस्टैब्लिशमेंट मिला, इस वाले में खेलने का मौका मिला. तो और क्या खेला आपने, आउट ऑफ द पार्क. यार मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं बहुत ही ऑनेस्टली जाके जो 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 रिटन वर्ड था ना, और जो उनका एक, जो राजकुमार जी का वो था एक डायरेक्शन कि इस डायरेक्शन में जाना है इस कैरेक्टर को, मैंने ऑनेस्टली वही निभाया. और आई थिंक एज एन एक्टर भी मैं वही करता हूँ. आई थिंक एंड दैट ऑनेस्टी ऑलवेज वर्क्स. You know, I was not trying to downplay anybody or up one up anybody. I was not trying to do that at all. I was just being true to this gentleman called Lallan Sudhir. You know, and a lot of it resides in me. करेक्ट. You know, and I think the audiences also might have been pleasantly surprised, because ऐसे 2-3 काम मैं पहले कर चुका हूँ, बट वो आई थिंक ऑडियंसेस तक उस तरीके से पहुंच नहीं पाए जैसे पहुंचने चाहिए. यू नो, तुक्कू माथुर की झंड हो गई करके फिल्म करी थी बहुत टाइम पहले, बहुत मजा आया था उसमें भी. और तिकड़म की थी रिसेंट पास में. फिर परेश भाई के साथ, परेश रावल जी के साथ एक फिल्म करी थी जो तेरा है सब मेरा है. बट वो उस तरीके से तो वो डेस्टिनेशन मिल नहीं पाया जैसा इस फिल्म को मिल गया. यू नो, और everything worked really well together this time for me. जब मैंने रेड 2 का ट्रेलर देखा तब आपकी वो थोड़ी सी क्लिपिंग है उसमें जहां पर आपका प्रेजेंस दिखता है. फिर मैंने पोस्टर देखा, मैंने सोचा पोस्टर पर क्यों नहीं है अमित सियाल जी. फिर मैंने फिल्म देखी, उसके बाद पता चला ठीक किया उन्होंने, पोस्टर पर नहीं रखा. क्योंकि जिस तरह की आपका टर्न अराउंड है, जिस तरह की आपका प्रेजेंस आता है इन द सेकेंड हाफ, you have eaten it up, like you have owned the film. You're right, because I also thought on the same lines, you know, and I was talking to a very dear friend of mine, पोस्टर क्यों नहीं है. और फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरा कैरेक्टर है इसमें, ये वो है. He also said a similar thing. He said कि नहीं, वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा हुआ कि नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो जो इम्पैक्ट आप जो बोल रहे हो ना, वो जो इम्पैक्ट आया ना, and plus the kindness of the director, the vision of the director, where, you know, Amay Patnaik's character also in a similar fashion enters. I was about to say that maybe he can hero wali entry. Exactly the same way. Hero wali entry. Yeah.
And but obviously I came with my own sense of my character. Correct. You know, and Ajay bhai did what Amay Patnaik should be. पैरेलल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। पटनायक साहब जैसे आते हैं, अजय देवगन साहब, तो उनके शूज पर कैमरा जाता है, फिर उनके वॉक पर। सेम फॉर यू इन दैट सिल्हूट, यू आर वेयरिंग दोस ग्लासेस, पॉलिशिंग द शू। स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ एक बार हाँ, और फिर भूल जाता हूँ उसे। You know, फिर दोबारा नहीं पढ़ता हूँ कि जब उस दिन जाऊंगा स्पेस में, फिर थोड़ा मैं एक्चुअली हमेशा हर काम जो है ना, unless until you actually following up on somebody who was alive and real, हम्म, you know, then you have to chateau the character. You have to completely gulp it down and become that character. अभी तो become का तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें आपको मजे करने। मुझे बिल्कुल बाकी की स्क्रिप्ट पता नहीं थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे एक फ्रेमवर्क पता था कि ये वर्ल्ड है, ये है, हम्म, ऐसी ऐसी बातचीत चल रही है यहाँ पे, इसमें मेरी एंट्री होती है और मुझे ये नहीं शो करना है कि मैं किसी के साथ हूँ। इस तरीके का ब्रीफ मुझे याद था। तो मैं गया और वो जो जूते साफ करने वाला वो है, वो काली पैंट पहन रखी थी मैंने। तो हमारे देश में धूल मिट्टी थोड़ी ज्यादा है, तो जब भी मैं उतरूं चढ़ूं रीटेक के लिए तो बार बार गंदी हो जाए यार। तो मैं अपने जूते वैसे ऐसे करके ना साफ कर रहा था। हाँ, फिर मैंने बोला कि मैं सीन में क्यों नहीं करता हूँ यार, यू नो, इट फेल्ट वेरी स्कूल लाइक, you know what I'm saying, and the and the whole idea of Lallan Sudhir, you know, entering into this office where he must have dreamt about sitting on that chair for at least 1,000,000 times has come true, you know। तो वो मैंने स्कूल गोइंग बच्चे की तरह ना जूते साफ साफ किए किए। किए, फिर मैं घुसा अंदर। और अगर आप ध्यान से वो सीन देखोगे तो जब मैं when I'm walking inside the corridor, तो nobody knows me that हम्म, I'm the, you know, income tax officer here, हम्म, I'm the boss। Nobody knows about me because nobody probably has been told कि ये आ रहा है यहाँ पे। पटनायक की जगह। तो nobody acknowledges me। हम्म, तो मैं ही एक जो सामने से आदमी आ रहा था ना, वो तब तक ऑफ कैमरा था वो। ओके, तो मैंने ही उसको ऐसे हंस के कि साले पहचान तो मुझे। ठीक है। राइट, तो when he enters into हाँ, the thing, no, yeah, then he nods then his head, then yeah, he nods। हाँ, And I think all those little things, they just did wonders to that whole entry scene। And then when I look at the nameplate, I don't think that was etched in the script कि वो आके रोएगा। हम्म, वो मुझे लगा ऐसा यार कि इस आदमी को लगा होगा ना भाई, इस सालों के बाद मुझे ये मौका मिला यार कुर्सी पे बैठने का, वो सब नीचे पूजा वूजा करने का, यू नो। एंड इट्स वेरी काइंड ऑफ माय डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता टू जस्ट अलाउ मी टू डू दीज थिंग्स। और काफी बार तो उनको रोकना पड़ जाता था। काफी बार बोला उन्होंने मेरे को कि ज्यादा कर रहे हैं आप, अब ज्यादा मत करिए, रियल रहिए। जनरली तो उल्टा होता है ना। जनरली डायरेक्टर बोलते हैं ये एक नॉच ऊपर गया, थोड़ा नीचे लाइए। आप बात करें आप डायरेक्टर को रोकने की, ये थोड़ा नहीं डायरेक्टर मुझे रोक रहे थे। रोक रहे थे। हाँ, क्योंकि मुझे इतने मजे आ रहे थे करने में हाँ, यार ये, मुझे इतने मजे आ रहे थे कि कभी कभी मैं थोड़ा ओवरबोर्ड जा रहा हूँ, हाँ, हाँ, you know। And I think that is the class of Rajkumar, you know। He has got a very peculiar vision and a very straightforward vision about his work, हम्म, and he thinks like an editor, and he's very sharp, he knows what he wants, you know। वो रेड वन में भी इस टाइप के डायरेक्शन देते थे मुझे, और अब तो उनको जरूरत भी नहीं पड़ी बोलने की क्योंकि हम लोग पहले काम कर चुके थे। वी न्यू अबाउट ईच अदर्स, यू नो, हैबिटेट एंड ऑल दैट। एंड तो अभी भी वो वही डायरेक्शन देते थे यार मेरे को, मुझे ये ना ये तू 15 सेकंड में ये करके दे दे जो तू 40 सेकंड में कर, हाँ, सो दैट आई कैन उसको समेट ले। हाँ, ताकि मैं इसको एडिट में रख पाऊँ, वरना फिर मुझे समझ नहीं आएगा कि मैं इसको क्या करूँ, करेक्ट, you know। So करेक्ट। he's that precise, which is a great quality as a director, and it's very easy for the actor also to understand what to do। वरना हम लोग की आदत होती है भाई रायता फैला देते। ऊपर से इतने समय के बाद कॉमेडी करने को मिल रहा है, मतलब आज जी, तो देखा जाएगा जो होगा। ऑनेस्टली कितना अच्छा लगा, कितना बढ़िया लगा। बोलते हैं ना कि मन में लड्डू फूटा, वो वाला मोमेंट जब आपने इतने सारे किरदार किए हैं। कैरेक्टर एक्टर इंडिया में वो वर्ड ना थोड़ा अब्यूजिव हो जाता है, ओवर यूज्ड है और अब्यूज है इसलिए शायद। तो
ऐसे आर्टिस्ट को हीरोइक मोमेंट, वो वाला मोमेंट भाई अब तो मैं खा जाऊंगा। हम्म। तो रेड वन में जो आपका प्रेजेंस था उसको आगे लेकर जाना, क्या वो चैलेंज था या एक्साइटमेंट थी कि मैं सेकंड पार्ट में और क्या बेहतरीन कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट में तो होगा ही कि मेरा इतना इतना चंक है, इतना मुझे मीटी रोल, हम्म। तो इसमें तो मीटी रोल है, मुझे मैं फुल टॉस पे मारूंगा छक्का इस बार। नहीं यार, मैं very honestly, I'm not playing humble or anything like that because I'm not that humble. Uh, मुझे 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 कभी भी ये अप्रोच मेरा रहा ही नहीं है, हाँ। और मुझे लगता भी नहीं कि कभी रहेगा। हम्म। आप अगर हम तिकड़म की भी बात करें, it was much much more meatier than this. हम्म। you know. But that is not the approach. That's not the right approach to do anything. करेक्ट। And मैं छक्का मारूंगा, मैं चौका मारूंगा, नहीं यार, मैं क्रिकेट प्लेयर थोड़ी ना हूँ, मैं एक्टर हूँ। मैं सी हमारा क्या है ना भाई, मुझे पर्सनली मेरा ये है कि एवरी डे इज अ चैलेंज टू डू इट राइट, डू इट ऑनेस्टली। दैट इज ऑल आई थिंक ऑफ। अब वो डायरेक्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो कैसे उसको यूटिलाइज करेगा, कौन से एडिट में कैसे डालेगा, कितना जल्दी कट मारेगा, कितना रखेगा, क्या नहीं रखेगा। मैं अमित शाह नहीं उस टाइम पे, मैं लल्लन सुधीर ही हूँ। लल्लन सुधीर को ये करना है अभी, ये रियल लाइफ सिचुएशन है उसके लिए कि ये करना है, तो क्या फील कर रहा है वो, तो वो करना मेरा कर्तव्य है एज एन एक्टर, और मैं हर काम में वही करता हूँ बस। बाकी कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, अगर आप इफ यू फीलिंग इट राइट फ्रॉम हियर, आई थिंक इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ। बट ऑनेस्टली जैसे मैंने बोला वो मन में लड्डू फूटा वाला, इस बार जो स्क्रिप्ट थी आपकी, आपका रोल ज्यादा लंबा है, मीटियर है, बहुत ज्यादा लाइंस है और इम्पैक्ट है उसका, एज अपोज टू मैं बोलूंगा फर्स्ट फिल्म में भी इम्पैक्ट था, आपका प्रेजेंस दिखाई देता है। उस प्रेजेंस के साथ आप क्या करते हो ये भी लोगों को समझ में आता है। आपको लगता है कहीं ना कहीं बिकॉज यू परफॉर्म वेल इन दैट जोन इन द फर्स्ट फिल्म, ये आपके पास आया, और इस ये आने के बाद ऑनेस्टली आपको लगा होगा ना ये ज्यादा है, इसमें तो मैं खेल जाऊंगा, मतलब खेलने का स्कोप ज्यादा है एज अ परफॉर्मर। रेड वन से कि मेरा उसमें कितना बड़ा छोटा रोल था यार, क्योंकि मैंने देखी नहीं रेड वन। मैं अपने जिस काम में हूँ मैं उसको देख ही नहीं पाता हूँ। मैं आपने रेड वन फिल्म ही नहीं देखी? नहीं देखी मैंने भाई, तो मैंने वो बस उतना ही देखी जब वो थोड़ा पैच वर्क वगैरह आया था हाँ। डबिंग में, हाँ। बस उतने ही सीन देखे मैंने, अपने मेजर काम नहीं देखे। आई थिंक महारानी छोड़ के मैंने कोई भी काम नहीं देखा होगा। महारानी भी इसलिए देखना पड़ा कि सुभाष भाई ने ताला वाला बंद कर दिया ऑफिस में, देखना ही पड़ेगा तुझे ये मेरे साथ बैठ के। क्यों है ये ऐसा पर्सनल आपके साथ? क्योंकि यार मुझे लगता है कि मैं ना, एक तो इट इज नॉट करेक्ट फॉर द कंप्लीट शो और कंप्लीट फिल्म, क्योंकि मैं सिर्फ ना थोड़ी देर के बाद ना उसमें चला जाता हूँ, थोड़ा बैकवर्ड इंटीग्रेशन में फिल्म आगे चली गई है, और मेरा दिमाग ना वही रह जाता है कि क्या बेकार काम किया तूने यार, तू ऐसे भी कर सकता था, वैसे भी कर सकता था, यही क्यों किया तूने, कैलकुलेशन कुछ ज्यादा होते हैं, वहाँ पे अटक जाते हैं हम। वहाँ पे तुझे ये याद क्यों नहीं आया ये भी कर सकते हैं, और ये कैसा मुंह बना रहा है यार। तो मुझे लगता है कि वो मेरे अंदर पर्सनली, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, लॉट ऑफ पीपल लव वाचिंग हिमसेल्फ, मुझे बिल्कुल भी मेरे को मतलब सूट ही नहीं करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे डर है इस बात का कि मैं करप्ट हो जाऊंगा, फिर मेरा दिमाग ना वहां चला जाएगा, अरे बाल कैसे दिख रहे हैं यार, है ना, दांत के बीच में यार वो राजमा चावल खाए थे लंच में, साले साफ तो कर लेता वो अटके हुए हैं, ठीक है ना, पालक लगा रहेगा यहाँ पे। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और इतनी उम्दा परफॉर्मेंस रेड 2 में। आशा करते हैं ऐसे ही आप हमें सरप्राइज करेंगे बेहतरीन कैरेक्टर के जरिए, बेहतरीन फिल्मों के जरिए। थैंक यू। ज्येष्ठ इतिहासकार, लेखक आणि क्युरेटर यांनी दिल्लीमध्ये लॉन्च केला एक आगळावेगळा डिजिटल प्लॅटफॉर्म। तर चला पाहूया त्याच संबंधित ही आगळी वेगळी मुलाखत। सो दिस ए फाउंडेशन, नींव रखना किसी चीज़ की, तो इसकी पहली फाउंडेशन क्या थी? क्योंकि यू हैव ओपनड एन ओशन of whatever you have collected, gathered, analyzed, probed into 30 years of hard work and everything collected at one. There are बहुत सारे सर्च इंजिन्स ऑलरेडी हैं, तो इसकी खासियत क्या थी, इसकी नींव क्या थी, इसका फाउंडेशन क्या था? well, देखिए खासियत तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कैसे ये अलग है दूसरे चीज़ों से। सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि the source of knowledge
cannot just be the textual. The power of the visual as a source of knowledge is imperative for India to first of all fall in love again with knowledge, open her mind, have re-examined things जिसके preconceptions इतने deep हो चुके हैं for no reason. हम वैसे ही अपने इतिहास के साथ लड़ाई बहुत करते हैं क्योंकि the written history has always had many ideological points of view. It's not about ideology. India never thought of anyone's ideology. वो चलती जा रही है. हजारों ideologies आए, हजारों kingdoms, fiefdoms, governments आते हैं जाते हैं. India's concept of herself आपको समझना है. उसको समझने के लिए you have to have some objectivity along with the deep involvement. Therefore the object becomes most important. What are those great objects that India has produced in the last 200 years? और वो object से जो ideas आते हैं, idealism निकलता है, ideology निकलती है, फिर आप वो discussions आगे ले सकते हो. लेकिन पहले आपका base has to be based on the object and the integrity of that knowledge, the aesthetics of the object, the history of the object, the contextualization of the object, the linkage of that object with other objects, the relationship of the object with the personality, with the institution, with the location, with the time period. और ये सब एक साथ जब आएंगे, you will see in less than 3 months, you will have over 10 million interlinkages. Today we are starting with barely 200,000. सर कितना मूलभूत अंग है सिनेमा का, जैसे कि हम बड़े पर्दे पर देख सकते हैं, शायद आप दिखा भी दें. यहाँ पर इतनी सारी इमेजेस हैं, किसी एक पर टैप करेंगे बहुत सारा दरिया खुल जाएगा, समंदर खुल जाएगा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एनालिसिस का. तो कितना बड़ा माध्यम सिनेमा है, इसमें शायद आप एग्जाम्पल के द्वारा बता सकते हैं. देखिए सिनेमा बहुत ही जरूरी चीज है क्योंकि सिनेमा ऐसा कल्चरल एनर्जी डिसिप्लिन है जो एंटरटेनमेंट बन चुका है देश के लिए, आर्ट फॉर्म बन चुका है, सोर्स ऑफ ग्लैमर, सेलिब्रिटी, एक्साइटमेंट, फैशन. नाउ इट हैज टू बी सीन एज अ ग्रेट एजुकेशनल रिसोर्स बिकॉज हर चीज जो हो चुका है इन द लास्ट 120 years, cinema has captured it. And I'm not talking only of Indian cinema. This is about world cinema. We start with Indian cinema and a bit of Hollywood. Then we will bring in Asian and Arab cinema. Then we will bring in European cinema, Scandinavian cinema, Russian cinema. And slowly the world will see that the world of cinema, there's nothing like it. And when you bring cinema with the fine arts, with the popular arts, with photography, with architecture, with travel, and then you open up the ideas. Look, for सर example, एग्जाम्पल के साथ बताएं कैसे let's take कैसे जुड़ी हुई है सारी अमिताभ चीजें. बच्चन फॉर एग्जाम्पल. आप अमिताभ बच्चन के रिसर्च सेंटर में जाओ और एक ही सेकंड में हजारों, every document, every poster, every show card, every booklet, every journal, every magazine, everything in this life, that what a acting life. You click on, let's say, संजोग, और 5 सेकंड में आपको संजोग का वर्ल्ड मिल जाता है. सडनली आपने सोचा केशव मुखर्जी होते थे, केशव मुखर्जी पर कीजिए और 5 मिनट में केशव मुखर्जी की जिंदगी आपके सामने. अब आप सोचो, and this is linked to every facet of Indian cinema. So if you click on this and let's say लोग भूल गए बनी रूबन. बनी रूबन एक लेखक भी थे राज कपूर के. अब आप एक ही सेकंड में देखो बनी रूबन ने क्या क्या किया. तो and then you can link him as I give you more and more knowledge. See, I'm only opening, not even 1% is open today. At the moment is actually 0.2% of the archive we've opened up. हर दिन अब हम धीरे धीरे खोलेंगे over the next 6 months. And by the end of the year, you will see the whole picture beautifully, where you can engage. You can decide कि मुझे इसमें दिलचस्पी है. आप मेरे लिए एक यूनिवर्सिटी कोर्स बनाइए. मैं अकेला पढ़ना चाहता हूँ,
मुझे 3 महीने लगे या 3 साल लगे, मैं पढ़ूंगा. So that is what is coming. Sir, what are you hoping to achieve therefore with this? Is there a larger ambition in place? क्या है ये गणित और क्या इससे सीख मिलेगी? देखिए, सबसे ज़रूरी मकसद मेरी था कि हमारी जो पब्लिक है, they have not been given great access to great knowledge. Knowledge, education थोड़ी सी गई है, but to have access free to the greatest knowledge bases of the world. हर माँ बाप का यही एक इरादा है कि अपने बच्चे को सबसे अच्छी शिक्षा दें, और जो भी तपस्या सैक्रिफाइस करना वो करते हैं, सदियों से कर रहे हैं. और ये मैंने देखा है अक्रॉस द कंट्री फॉर 40-50 years. एक बार अब किसी ने किसी से कोई फेवर नहीं पूछना है, किसी को जानना नहीं चाहिए, स्कूल में हो ना हो, हम आपको the single greatest knowledge base, visual, textual, are given free. हम गाली दे हमें या प्यार करो, it is yours to do what you want. So if that confidence comes into our public कि अब ये knowledge हमारे हासिल है, it's now my hands, मैं अपनी तकदीर अपने आप थोड़ी सी और बना सकता हूँ. That will give a very good dose of confidence to our people, to our country, and to the whole process of, getting out of the inequality, injustice, poverty, which sadiyon se chal raha hai. Look, there's many things that have to be done. This is one part of a very important part, the education system of India. Usko take it to a new global level where the greatest universities of the world are seen that India is being shared on terms of India for the first time. That itself is a major step forward also. निकिता, तू संजय दत्तची द भूतनी ही मूवी बघितलीस ना? हो हो. काय तुझा रिव्ह्यू? द भूतनी ही एक हॉरर कॉमेडी फिल्म आहे जी डिरेक्ट केली आहे सिद्धांत सचदेव यांनी. आणि या चित्रपटाच्या स्टार कास्टमध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे संजय दत्त, मोनी रॉय, सनी सिंग आणि पलक तिवारी. तर या चित्रपटात फनी मोमेंट्स आहेत, पण हॉरर मोमेंट्स तितकेच वीक आहेत. प्लॉट बऱ्याचदा प्रिडिक्टेबल होतो आणि ट्विस्ट पण इतकी खास इम्पॅक्ट आणत नाही. ऍक्टिंग बद्दल जर बोलायचं झालं तर संजय दत्त आणि पलक तिवारी यांचा अभिनय ओके ओके वाटेल, बट ओव्हरऑल फिल्म क्रिटिक्सच्या एक्सपेक्टेशन्स पूर्ण करत नाही. त्यामुळे आम्ही त्याला देत आहोत 5 पैकी 1 स्टार. प्रथम, तुला 2025च्या मेट गाला बद्दल हा ट्रिव्हिया माहित आहे का रे? कोणता ट्रिव्हिया? पण मी उत्सुक आहे ऐकायला. मी सांगते. 480 कामगार 90 दिवस केरळमधील एका ब्रँडने मेट गाला 2025 मध्ये बनवला हा आयकॉनिक कार्पेट, आणि हे कार्यक्रमासाठी त्यांचं 3रं वर्ष आहे. 2025च्या मेट गालाची थीम म्हणजेच सुपर फाईन टेलरिंग ब्लॅक स्टाईल आहे, ज्यासाठी हा कार्पेट तब्बल 63,000 चौरस फुटाचा आहे. या कार्यक्रमासाठी इंडियन सेलिब्रिटीजने सुद्धा हजेरी लावली आहे, म्हणजेच बॉलिवूडचे सुपरस्टार शाहरुख खान, कियारा अडवाणी आणि दिलजीत दोसांझ यांनी पदार्पण केले आहे. तर चला पाहूया.
तसेच गमतीदार ट्रिव्हियाज, मूवी रिव्ह्यूज आणि एक्सक्लुझिव्ह इंटरव्ह्यूज. त्याचप्रमाणे म्युझिक इंडस्ट्रीमधील लेटेस्ट अपडेट्स, गॉसिप आणि बरंच काही हे सर्व पाहण्यासाठी तुम्ही ट्यून इन करा आमचा हा शो, ज्याचं नाव आहे मूवीज, म्युझिक आणि मस्ती. दर रविवारी संध्याकाळी 6:30 वाजता आणि प्रत्येक सोमवारी दुपारी 1:30 वाजता फक्त DD सह्याद्रीवर.